आज 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर का यह विशेष महत्व तो है ही कि सन 1670 में 27 अक्टूबर को ही इस महापुरुष का राजौरी जिला जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ एक छोटे गांव में जन्म हुआ। राजपूत परिवार में जन्म हुआ। लक्ष्मण देव उस समय इनका रखा गया नाम। दूसरा एक महत्व, भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक नेता, हरियाणा के बहुत ही सीनियर नेता जिनका उस समय डंका बजता था, डॉक्टर मंगल सेन जी, उनका भी आज जयंती का दिन है। इसके लिए भी मैं आपको शुभकामना देता हूं। और तीसरा एक विषय मेरे साथ जुड़ गया है, वो ये कि 2014 में हरियाणा की जनता ने मुझे ये अवसर दिया कि हरियाणा की शासन व्यवस्था को नेतृत्व देने का काम करें। 2014 का वो दिन था 26 अक्टूबर, और जब 2019 का दिन आया तो वो जिस दिन शपथ हुई थी दीपावली का वो दिन था, और वो था 27 अक्टूबर। संयोग से आज का दिन कई मायनों में ये मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गया। विषय आया कि ये जो विचार चला तो कहां से चला, बहुत वक्ताओं ने बताया, लेकिन एक जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं। शासन तो 2014 में आया, लेकिन इस क्षेत्र में मैं संघ के प्रचारक के नाते सन 1984 में आया, और 1984 में सारे क्षेत्र का मैं भ्रमण करता था। विशेष तौर पर यहां से 3 किलोमीटर दूर आदि बद्री एक स्थान है। आदि बद्री बहुत वो भी प्रसिद्ध स्थान है, पवित्र स्थान है। एक ऐसी नदी जो हमारे देश के इतिहास के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का अगर पहाड़ के बाद मैदान में कहीं प्रवेश होता है, उसका उद्गम स्थान माना जाता है, तो आदि बद्री माना जाता है। वहां आदि बद्री, आदि केदार 2 मंदिर आज भी बने हुए हैं। हमारे पंडित जी यहां बैठे हैं, ये वहीं से आए। उस स्थान पर मेरा भ्रमण बहुत होता था। 1987 में एक वाकणकर जी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि मैं आदि बद्री के जो स्थान है, यानी जो उद्गम स्थान है, वहां से क्या रूट था सरस्वती का, उसको देखना चाहता हूं। 3 दिन तक लगातार उनके साथ मेरा पैदल भ्रमण हुआ यहां से। बाद में फिर हिमाचल प्रदेश के जाने के लिए कॉलर एक स्थान है, बिल्कुल पीछे सड़क के ऊपर, यहीं रंजीतपुर से होकर के वो सड़क जाती है। यहां से हम साइकिलों से, मोटरसाइकिल से कई बार उन स्थानों पर जाते थे। उन दिनों में सुना था कि यहां लोगड़ नाम का जो स्थान है, इस स्थान पर कभी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जब राजा होते थे, उस समय इनकी राजधानी थी। और आज एकमात्र छोटा गुरुद्वारा जरूर बना हुआ है, लेकिन इस स्थान को विकसित करने की आवश्यकता है। उस समय जानकारियां मिली, इतिहास पढ़ा, कुछ साथी साथ जुटे, लगा कि अभी हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था, ताकत ऐसी नहीं है कि हम बड़ा काम कर सके। 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कसक मन में थी। उस दिन फिर मैंने 2020 में यहां स्वयं आया, शायद 2016 में आया, 2016 में ही आया, तो ये सारा स्थान देखा और उसी दिन संकल्प लिया कि यहाँ एक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का भव्य स्मारक बनना चाहिए, ताकि उनकी याद वो देश दुनिया में बनी रहे। और भी कई स्थान भ्रमण किए। छप्पड़चिड़ी भी गया मैं। छप्पड़चिड़ी में आते थे तो छप्पड़चिड़ी में बाबा साहब ने उस समय वहां भी युद्ध किया, बड़ा युद्ध हुआ था वहां। तो उनके जितने स्थान थे, उनका इतिहास जब जानना शुरू किया, उस इतिहास में पता लगा कि जब वो बालक थे, राजपूत परिवार में रहने के कारण से शायद शिकार का करने का शौक था, तो शिकारी बन के जंगल में घूम रहे थे और शिकार एक तीर चलाया, हिरणी के गर्भ के ऊपर लगा। हिरणी का शिकार करना था, और जब गर्भ पर तीर लगा तो गर्भ फट गया और हिरणी तो ढेर हो गई, लेकिन वहां कुछ हिरणी के बच्चे पेट में से निकले, तड़प तड़प के मरते हुए देखे। जब इस प्रकार का कोई
दृश्य सामने देखता है, अच्छा भला आदमी पिघल सकता है, लेकिन उनके मन में भावनाओं से ओतप्रोत थे वो, तो भावना प्रभावी हो गई और उसी समय आगे शिकार का त्याग भी छोड़ दिया, घर-बार छोड़ दिया और त्यागी बनकर के, सन्यासी बनकर के चनाब किनारे रियासी में एक स्थान पर पेड़ के नीचे तपस्या शुरू कर दी। रियासी बिल्कुल पास ही है। आज भी उस स्थान पर अगर रियासी में हम जाएंगे, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम से आज भी वहां गुरुद्वारा बना हुआ है। आगे चल करके जब वो तपस्या करते करते उनको लगा कि थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, वहां शायद तपस्या में उनको कुछ विघ्न आने लगा होगा, क्योंकि आसपास जानकार लोग थे, सब आड़ा जाड़ा शुरू कर दिया। और जब ऐसे संतों सन्यासियों को कोई विघ्न पड़ता तो कुछ और सोचते हैं। चल पड़े, दक्षिण की ओर चल पड़े। 6 महीने की पैदल यात्रा के बाद गोदावरी किनारे नांदेड़ साहब वहां जाकर के अपनी धूनी जमा दी। उस समय तक नाम माधोदास वैराग्य हो गया। वैराग्य ले लिया तो नाम वैराग्य हो गया। वर्षों वैराग्य से अपने जीवन को तप कर रहे थे, कुछ शक्तियां भी प्राप्त हुई थी, उस इलाके में बहुत नाम था उनका। और हम जानते हैं 1708 से पहले जब गुरु गोविंद सिंह जी की आयु थोड़ा ज्यादा हो गई थी। उनकी आयु उस समय कितनी मुझे ध्यान तो नहीं है, लेकिन उनको किसी ने बताया कि एक इसी इलाके का एक बहुत ही वीर पुरुष भक्ति भाव से ओतप्रोत सन्यासी बनकर के वहां भक्ति लीन बैठा हुआ है, माधोदास बैरागी। संतों को, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी भी सेना वृत्ति के भी थे, संत वृत्ति के भी थे, तो संत और सैनिक दोनों भाव गुरु गोविंद सिंह जी में थे। जब उनको पता लगा कि ये व्यक्ति भी ऐसा ही है, उनको मिलने के लिए वहां पहुंच गए। कहीं जाकर एक जगह डेरा लगाया तो उनको याद किया और वो चल करके अपने आप पहुंचे माधोदास बैरागी। और माधोदास बैरागी गुरु गोविंद सिंह जी को पहचानते ही, जो शक्तियां होती हैं वो एक दूसरे को पहचान लेती हैं, उनके पैरों में गिर पड़े कि महाराज आप यहां कैसे? उन्होंने कहा कि मैं तुझे ढूंढने आया हूं। मैंने एक काम तुम्हारे जिम्मे लगाना है कि तुम उस काम को अपने जिम्मे ले करके उत्तर भारत में जाओ। बहुत जुल्म हो रहे हैं समाज पर। उस समय का जुल्म हमको पता है। दुनिया को जीतने के लिए मुगल निकले, उनका सारी दुनिया पर हम अपना राज्य करेंगे, कोई भी तरीका होगा, साम दाम दंड भेद, पूरी दुनिया पर अपना राज्य करेंगे। भारतवर्ष में उस समय रियासतें थी छोटी छोटी, सब रियासतों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुकाबले किए। मुकाबले में अपने बच्चों को वार दिया। 2 बच्चे हमको पता वीरगति को प्राप्त हुए, लड़ाई में लड़ते हुए 2 बच्चे जिंदा दीवार में चुने गए। पिताजी को कश्मीर के हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा था, उनको मजबूर किया जा रहा था तो मुसलमान बन जाओ। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि किसी महापुरुष को बलि देनी पड़ेगी। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, पिताश्री आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है? पिता को प्रेरणा देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने यह वाक्य बोला तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि ठीक है पुत्र, मैं बलिदान दूंगा। उनकी भी अभी 350 साल गुरु तेग बहादुर जी का मनाने जा रहे हैं, सारे देश भर मनाई जा रही है। लेकिन मैं एक इतिहास को जोड़ रहा हूं कि वो संघर्ष जो उस समय था मुगलों के साथ देश में कोने कोने में हो रहा था। उस संघर्ष में गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई, देग उठाई। पश्चिम में शिवाजी महाराज वो अपनी उस युद्ध में लगे हुए थे। महाराणा प्रताप राजस्थान के एरिया में मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे, कहीं अकबर से, कहीं औरंगजेब से। उस काल के अंदर एक जागृति सारे देश में आई थी कि हमने देश को आजाद कराना है। इस आजादी की लौ में ये सारा घटनाक्रम घटा और फिर गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर उस समय गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा से और उत्तर भारत में आए कि मैं जाके देखता हूं और जुल्मों का प्रतिकार, जुल्मों का बदला लेने का काम गुरुजी महाराज मैं करूंगा। तो एक सैनिक बनकर के वहां से चले। ये बात भी अच्छी प्रकार से विदित सबको है कि उस समय कोई गुरु बनने की बात नहीं थी।
गुरु गोविंद सिंह जी 10वें पातशाही 10वें गुरु थे और बाद में निर्णय किया कि अब आगे से देहधारी गुरु कोई नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे फाइनल अंतिम गुरु वही कहलाएंगे, आगे गुरु परंपरा में और कोई गुरु नहीं होगा। वहां से चले और कहते हैं कि दिल्ली के बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपनी सेना इकट्ठी करनी चाहिए। वहां से जो चले तो सैनिक नहीं थे उनके पास, अकेले ही थे। सबसे पहला पड़ाव जैसा विषय आता कि सोनीपत में एक खांडासेरी गांव है। खांडासेरी गांव में आकर के नौजवानों को इकट्ठा किया, विषय बताया, वहां रुके। वहां भी आज गुरु साहब का गुरुद्वारा बना हुआ है। उन नौजवानों को इकट्ठा करके बताया तो गुरु, आखिर नौजवान तो नौजवान होता, भावना जब उनको बताई जाती तो तैयार हो ही जाते हैं। तो एक छोटी टोली वहां उन्होंने खड़ी की अपने साथ सैनिकों की। अब उस समय ये विषय नहीं था कि वो किस समाज के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। देश को प्यार करने वाले जो भी जवान हैं सब आ जाओ। उस समय ये कोई हिंदू और सिख का भेदभाव नहीं था, बिल्कुल सब एक ही सारा समाज रहा है। उस समाज के 18-20 सैनिकों को लेकर के उन्होंने अगला पड़ाव शुरू कर दिया। फिर वो बताते हैं भिवानी गए, हांसी गए, हिसार गए, टोहाना गए, इधर कैथल आ गए, जींद आ गए, इन सब स्थानों पर। और ये बात भी ठीक है कि बीच बीच में कुछ मुगलों के खजाने भी उन्होंने लूटे, क्योंकि फक्कड़ थे, सन्यासी थे, फौज इकट्ठी कर ली, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे कहां से, हथियार कहां से लाएंगे। तो मुगलों के ही शाही खजाने उन्होंने लूटे भी थे। वो कोई लूट गलत नहीं थी, वो देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए ताकत इकट्ठी करनी थी। उस समय कोई आजाद देश नहीं था। हमारा देश मुगलों के गुलाम अधीन होता चला जा रहा था। मुकाबला करना तो हर तरीके से करना है। और आगे बढ़कर के जब सारी कहानी हमको पता है, समाणा गांव ऐसा है जिस गांव में गुरु साहब के बच्चों को जो शहादत करवाई, जिन्होंने उनको मौत के घाट उतारा, जिन्होंने दीवारें चुनी, ऐसे चाहे मिस्त्री रहे हों, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का शीश जो है धड़ से अलग किया, वो सारे के सारे वो जालिम उस गांव के थे। उन्होंने सबसे पहले समाणा में अपनी ताकत दिखाई, समाणा को नेस्तनाबूद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, ताकि अपनी ताकत को दिखाया जाए। वहां से उनकी ताकत का इजहार होता है। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष लड़ाइयां हुई, और लड़ाइयां होते होते उन्होंने सरहंद साहब की भी लड़ाई लड़ी, चप्पड़झड़ी की लड़ाई लड़ी। उनका एक स्वभाव बार बार में जागृत होता था त्यागी का। वो जब लड़ाई लड़के को एक जीत प्राप्त करते थे तो बाद में फिर पहाड़ों में चले जाते थे। जब उनको फिर समाचार मिलते थे कि समाज के अंदर फिर कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, उन्होंने एक लड़ाई सढोरा में भी लड़ी। सढोरा ये पास में 15 किलोमीटर दूर है यहां से, वहां से बहुत से लोग आए भी हैं सढोरा से। सढोरा का उस समय का नाम था साधु डेरा, साधुओं का ये डेरा था, अब भ्रंश होकर सढोरा बन गया। तो साधुओं के डेरे को भी मुगल जो है तंग करते थे, उन्होंने बदला लिया। लेकर के फिर संयोग से ये किला था, यहां पहले से बना हुआ था, लोहगढ़ का किला। इस किले को देख करके उन्होंने कहा कि अब मुझे राज स्थापित करना होगा और इसको राजधानी बनाना होगा। ये बताते हैं 7000 एकड़ में ये किला था, ये छोटा नहीं था। आज उसका आधा हिस्सा हरियाणा में है, आधा हिस्सा हिमाचल में चला गया, कुछ पहाड़ी पर था, कुछ नीचे मैदान में था। तो इस स्थान के ऊपर खुदाई करने के बाद सिक्के निकले। खुदाई करने के बाद उस समय के भवनों की चीजें, जैसे खुदाई करते हैं तो कोई पत्थर मिलेंगे, कोई बर्तनों के टुकड़े मिलेंगे, कोई ईंटें मिलेंगी, कुछ और सामान मिलेगा, कुछ दैनिक उपयोग करने वाली चीजें मिलेंगी। तो ध्यान में आया कि यहाँ पर गुरु यानी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का ये किला, ये उनकी राजधानी था। राजधानी बना करके कैसा न्यायप्रिय राजा कैसा होता है, उसका शासन कैसा होता है, यहां से उन्होंने उसका संदेश दिया। उन्होंने अपना सिक्का चलाया, जैसे अभी बताया गया है। एक विषय और यहां के अपने किसान भाइयों के लिए बता रहा हूं। जमींदारी प्रथा होती थी, जमींदार जो है अपनी जमीनें किसानों को दे देते थे बाड़ा के लिए, खुद जमींदार बनकर के जहां भी बैठते थे। उन्होंने घोषणा की कि जमींदारी प्रथा समाप्त, जो जमीन को बोता है
वही जमीन का मालिक होगा। ये जमींदारी प्रथा खत्म करने का सबसे पहला उदाहरण मिलता है तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के शासनकाल का मिलता है, सबसे पहले। बाद में तो इस लाइन पर बहुत से और नेताओं ने भी काम किए हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले किया। तो ऐसे जो काम करने वाले ये योद्धा थे, इनसे संघर्ष बहुत किया, मुगलों के साथ संघर्ष बहुत हुए। अब ये बात अलग है कि मुगलों की ताकत फिर भी ज्यादा थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी को मिलते हैं, वापस यहां आते हैं, यहां से सारा काम करते हैं। ये 1715 में जाकर के एक ऐसी स्थिति आ गई कि मुगल सेना ने पूरी ताकत लगा दी उनको पकड़ने के लिए, और जैसा बताया कि गुरदासपुर में उनको पकड़ लिया गया, और फिर गुरदासपुर से लेकर के दिल्ली तक एक जुलूस के, भयानक जुलूस के रूप में लेकर गए। उस भयानक जुलूस में आगे आगे सैनिकों के मुंड, जो बाबा साहब के सैनिक थे उनके मुंड, 2000 मुंड तलवार पर लटकाकर आगे उनके सैनिक चल रहे थे। उनके पीछे जंजीर में जकड़ा हुआ एक पिंजरा एक गाड़ी पर रख करके बाबा साहब का ये रखा हुआ था। पीछे पीछे 754 सैनिक थे, उनको भी सबको कैद कर रखा था। इनको भी साथ लेके जाएंगे। ये सब कैदी दिल्ली लेके जाया गया, महरौली में लेके जाया गया, और फिर हमको सब पता है, जो उनके बलिदान की कहानी सब बताई है कि छोटा बालक बाबा अजय सिंह, उनका कलेजा निकाल करके उनके मुंह में डाला गया। एक ही बात कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो और नहीं तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। लेकिन भावनाओं के तौर के ऊपर हम जानते हैं कि उस समय हमारे सब संतों की, सब सैनिकों की, सब गुरुओं की, जो जागृत अवस्था में लोगों को सचेत कर रहे थे कि पथ से डिगना नहीं है, न खुद डिगना है न लोगों को डिगने देना है। ये सब उनके बलिदान की कहानी आज हमको मालूम हुई। अब जब इतने बलिदान का ये गाथा हमारे एक महापुरुष की है, तो क्या इसका चैप्टर वहीं बंद हो जाना चाहिए? उसको याद कराने के लिए, अपनी पीढ़ियों को अपना इतिहास बताने के लिए कुछ तो हमको करना पड़ेगा। उसमें से कल्पना हुई कि एक स्मारक बनाया जाए, और उस स्मारक में व्यवस्था ऐसी की जाए कि नई पीढ़ी को सब पता लगे। यहां पर एक संग्रहालय, एक म्यूजियम, और न केवल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का, बल्कि उस समय के समकालीन जो सेनापति हुए, चाहे पश्चिम में हुए, चाहे दक्षिण में हुए, चाहे पूर्व में हुए, 18वीं शताब्दी के वो जो दौर था मुगलों के साथ संघर्ष करने का, देश में बहुत से सेनानियों ने किया है, उनकी भी स्टोरी, इतिहास में बताया जाए, और सारा समाज, खास करके युवा, वो इसमें से प्रेरणा ले। शिक्षा का केंद्र बनाया जाए, ऐसी हमारा जो इतिहास है वीर गाथाओं से भरा हुआ, वो पढ़ाया जाए। फिर हमारा जो मार्शल आर्ट है, जो हम देखा, अभी गतका देखा, आखिर ये भी कोई कुछ टीम के रूप में थोड़े से बच्चे सीख जाएंगे तो समाज का भला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बड़ी मात्रा में बच्चों में, नौजवानों में ये कला विकसित करनी पड़ेगी। फिर चाहे गतका हो, चाहे नियुद्ध हो, जूडो कराटे हो, कलरी हो, दंड संचालन हो, दंड युद्ध हो, मलखंभ हो, योगासन भी अपने आप में शरीर को मजबूत करने के लिए एक विधा है। तो ये सारी विधाओं का एक मार्शल आर्ट स्कूल भी बनाया जाए। गुरु साहब का एक प्रतिमा लगा करके उनके जीवन को यानी प्रेरणादायी बनाया जाए, लोगों को इतिहास बताया जाए, टूरिस्ट स्थान बने, लोग भी आएंगे, देखेंगे। एक कोई अतिथि गृह बनाया जाए। एक सामाजिक धरातल पर इस स्थान का विकास हमको करना है। यहाँ गुरुद्वारा साहब पहले से है बने हुए, एक पहले बना हुआ है, एक नया और भी एसजीपी साहब ने बनाया है, संगठन ने बनाया है। लेकिन यहाँ इतिहास को देखते हुए एक प्रेरणा का स्थल ये बने, सामाजिक एकता के रूप में ये बने, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत से लोग जुड़े हैं। इसमें एक ट्रस्ट बना है, सब लोगों ने मिलकर के उस ट्रस्ट का चेयरमैन मुझे बनाया है। हालांकि मैं कह रहा था अभी और किसी को बनाया कि नहीं, आपने इसकी कल्पना की है। एक विषय और भी जो सब बोल रहे हैं वो ठीक बात है, क्योंकि उस समय की कोई वंशावली के नाते कोई लाइन तो नहीं मिलती है।
लेकिन चूंकि परिवार जो है वो इस आस्था से जुड़ा हुआ है, बंदई सिख के नाते मान्यता यह है कि जो उस समय जितने सैनिक थे शहीद हुए, जो 754 सैनिक साथ चले, उन सब ने मिलकर के बाबा बंदा सिंह बहादुर की आस्था को आगे बढ़ाया और एक बंदई सिख परंपरा ये चलाई। और बंदई सिख परंपरा को हमारा परिवार मानता रहा है, आज भी वो परंपरा चल रही है। हमारे बाबा साहब भी उसी परंपरा में से हैं और बहुत लोग हैं। रोहतक में सोढ़ी साहब जो उस परंपरा को प्रतीक रूप में जो मुखिया है उस परंपरा के, आज भी उनको भी पीछे बुलाया था, वो भी आएंगे। तो ऐसे समाज के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो उस परंपरा को बनाए रखे, लेकिन केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रखना है इसको, चाहे वो परंपरा को माने ना माने, लेकिन कम से कम इस योगदान में, यानी उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए समाज को जो देन है उस देन को आगे बढ़ाने के लिए योगदान सबका जरूरी है। मैं ऐसे अवसर पर धन्यवाद करना चाहूंगा भगवानपुर पंचायत का। यहां कोई हैं लोग भगवानपुर के? सरपंच साहब बैठे हैं, इधर बैठे। इन्होंने ऑफर की, ये जमीन जो है 20 एकड़ ये इन्होंने दी, भगवानपुर पंचायत ने दिया। भगवानपुर पंचायत की जमीन है। हरियाणा सरकार के नाते मैंने भी अपने साथियों को थोड़ा सा कहा, सबको अच्छा लगा कि हाँ सरकार भी इसमें योगदान करेगी। 10 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का योगदान इसमें मिल चुका है और कुछ डोनर्स हैं, उन डोनर्स ने भी एक एक करके आज भी कुछ घोषणाएं हुई हैं, कुछ और भी मेरे बाद बताने वाले हैं कि 2-3 लोग और कुछ चेक देना चाहते हैं। अनुमान यह है कि लगभग 4 करोड़ रुपया डोनर की ओर से भी आ चुका है। अब ये प्रारंभ है, ये प्रोजेक्ट 70 से 75 करोड़ रुपए का है, प्रारंभ किया है, आज उसका शिलान्यास हुआ है। तो इस शिलान्यास के बाद ये टेंडर भी हो चुका है। पीडब्ल्यूडी ने 2-3 दिन पहले टेंडर फ्लोट कर दिया, शायद 10-12 दिन के बाद टेंडर खुलेगा, 14 तारीख को खुलेगा। उसके बाद विधिवत इसका काम नक्शा वक्शा जो बन चुका है, जो आर्किटेक्चर उन्होंने सारा सिस्टम बना दिया, वो उसके बाद इसका काम चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मैं इसमें पीडब्ल्यूडी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके अधिकारियों ने बहुत तेजी से इस पर काम करना शुरू कर दिया है और यथा समय जल्दी से जल्दी इसको शुरू करेंगे। अभी पहला चरण बनेगा, इसके बाद कुछ दिन के बाद दूसरा चरण भी उसका शुरू होगा। हरियाणा सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जैसे पहले योगदान किया है। मैं यहां मंच से अपील करता हूं, हमारे 2 मंत्री बैठे हैं, इन्होंने अपनी ओर से भी 21-21 लाख रुपया किया है, सभी मंत्री भी करें और हरियाणा सरकार से भी बजट में और राशि घोषित की जाए। ये क्योंकि अब हरियाणा सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उनसे तो मैं अपील ही करूंगा, इस ट्रस्ट के चेयरमैन के नाते तो वो और भी योगदान करें। तो मेरा आज इस अवसर पर आप सब लोगों को इतना ही कहना है कि इस स्मारक की जो भाव भावना है, इस भाव भावना को हम याद रखें और यहाँ पर यदा कदा जब भी हमें अवसर मिलता है जरूर आते रहें, जाते रहें। अन्य जो साथी हैं उनको भी इस स्थान के लिए प्रेरणा दें और यहाँ पर जितना योगदान कर सकें अन्य भी। मक्खन सिंह लबाणा देखो बात सुनकर के आ गए, कहने के 5 लाख मेरी तरफ से घोषणा कर दो। जिला परिषद अम्बाला के हमारे चेयरमैन हैं। तो ठीक है, जो जो करना चाहते हैं प्रबलीन जी को बता देंगे, प्रबलीन जी घोषणा करेंगे और इसके बाद भी जब भी किसी ने संपर्क करना हो, प्रबलीन जी हमारे पंजाबी यूनिवर्सिटी के बहुत ही विद्वान एक व्यक्ति है जो इस ट्रस्ट में जुड़े हैं। ये इस सारे ट्रस्ट की देखरेख मोटे रूप से ये कर रहे हैं। हमारा जो हरियाणा सरकार का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, अमित अग्रवाल उसके हमारे सेक्रेटरी हैं, ये बैठे हैं, और के.एम. पांडुरंग उसके डायरेक्टर हैं। ये लोग भी स्वयं पूरा समय इसमें दे रहे हैं, लगा रहे हैं। तो हम किसी को भी संपर्क करें, इसका बहुत अच्छा स्वरूप निकल करके आए, इसके लिए आप प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।